हाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर, पिछला वीडियो देखा वो इसी चैप्टर का था, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। हिस्ट्री का है ये, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। इसमें पीछे एक वीडियो भेजा हुआ है, उसके आगे वाला पोर्शन है। उस वीडियो में मैंने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, रिवेन्यू कलेक्ट करने के 3 सिस्टम का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अंग्रेज़ कैसे ये तीनों सिस्टम में रिवेन्यू अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते थे। अब इन सब चीज़ों का इंडियन एग्रीकल्चर पर जो यहाँ का एग्रेरियन सिस्टम था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली चीज़ है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एग्रेरियन सिस्टम, एग्रेरियन सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी इंडिया में रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उन सारी पॉलिसीज़ का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर पड़ा। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी तरीके अपनाए, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट का हो, चाहे रैयतवाड़ी सेटलमेंट से इकट्ठा करना हो, या फिर चाहे महलवाड़ी सेटलमेंट से इकट्ठा करना हो, सोसाइटी में पीजेंट्स और जमींदार, इनके 2 ग्रुप बनते गए, क्योंकि जमींदार ही पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को देते थे। ये एक मिडिल क्लास हो गया, ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स के बीच का एक मिडिल क्लास हो गया है जो रिवेन्यू इकट्ठा करता था। तो आम तौर से इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। पीजेंट्स जो है जमींदार, पीजेंट्स वर्सेस जमींदार कह सकते हैं, पीजेंट्स वर्सेस, क्योंकि अगर जमींदारों को फिक्स रिवेन्यू देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो फिक्स देने के उससे ज़्यादा पीजेंट्स से इकट्ठा करते थे अपने लिए। अब पीजेंट्स क्या होते थे, धीरे धीरे दबते जाते थे, एक दूसरे के अंडर में होते जाते थे, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता था। तो ये लोग क्या किए, फिर आपस में एक नई तरह की समाज में पीजेंट्स लोग जमींदारों को रिवेन्यू देने के लिए लोगों से पैसा भी उधार लेते थे सूद पर। तो समाज में नए नए क्लास बनने लग गए। एक तो लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, दूसरे ट्रेडिंग से पैसा इकट्ठा करने वाले मनी लेंडर्स जिनके पास जो सूद पर पैसा देते थे, तीसरे ट्रेडर्स हो गए जो व्यापार करते थे, चौथे पीजेंट्स हो गए। एक अलग अलग सेक्शन, अलग अलग क्लासेस बनती गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, पीजेंट्स ही मेन थे जिन्हें पैसा देना पड़ता था खेती करके। तो एम्पावरमेंट ऑफ पीजेंट्री, ये नंबर 2 हो गई। एम्पावरमेंट ऑफ पीजेंट्री, ये क्या चीज़ है, पीजेंट्री का एम्पावरमेंट मतलब किसान लोग और गरीब होते गए। कारण क्या थे इसके, सबसे पहली चीज़ ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कपड़े बनाने शुरू कर दिए। अब मार्केट में खूब सारा कपड़ा यहाँ के बिकने लग गया, तो यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनके सामान महंगे पड़ते थे, वहाँ से सस्ते सामान आके बिकने लगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंग्लैंड से ब्रिटेन से बने हुए सामान आके सस्ते बिकने लग गए, तो यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लग गई। तीसरी बात, जो यहाँ के पीजेंट्स थे, पीजेंट्स जो यहाँ के थे, ये एग्रीकल्चर के लिए किस पर डिपेंड थे? मानसून पर। अगर मानसून अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो गई, फेमिन हो गया, अकाल पड़ गया, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया तो कुछ भी नहीं, फिर तो किसान और भी दब जाते थे। जिन लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है, फिर तो सूद सहित ब्याज सहित उनको देना पड़ता था, अपने खेत छोड़ने पड़ जाते थे, खेती छोड़ के लोग भाग जाते थे। उसके बाद इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाने से कर्जदार बन जाते थे। रूरल इंडेप्टनेस कह सकते हैं, रूरल इंडेप्टनेस, रूरल इंडेप्टनेस, किसानों का कर्जे में डूब जाना। और गाँव में अलग अलग कम्युनिटीज़ बननी शुरू हो गई, जिनमें आपस में डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हुआ। वो डिसइंटीग्रेशन कैसे शुरू हुआ? अब जब गांव में लोगों के पास काम नहीं रह गया तो लोग गांव से बाहर भागने लग गए। जो लोग थोड़ा बहुत बढ़ई का, लोहार का, जो भी काम जानते थे, वो लोग बाहर जाके काम करने लग गए, क्योंकि खेती से तो उनका खर्चा निकलना ही मुश्किल हो जाता था। दूसरी चीज़, धीरे धीरे खेतों में कॉमर्शियल क्रॉप उगाई जाने लगी। ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, जहाँ लोगों को राइस, व्हीट, इन सबों की खेती करनी है, वहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ का रॉ मटेरियल उनको मिलता रहे, उसके लिए उन्होंने कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए इन लोगों ने दबाव डाला। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी? प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। इंडिगो कहते हैं नील को, नील की खेती का प्रोडक्शन। अब नील की खेती का प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था उनके लिए, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में बता दूं। देखो, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो आम तौर से कॉटन इंडस्ट्रीज ही ज़्यादा लगी। कॉटन को वाइट करने के लिए नील के घोल में उनको निकाला जाता था कपड़े बनने के बाद, तो कपड़े का रंग ज़्यादा वाइट हो जाता था, थोड़ा ब्लूइश कलर हो, ज़्यादा वाइटनेस आ जाती थी। पूरे यूरोप में नील की डिमांड बढ़ गई। अब नील का उत्पादन करने के लिए इन लोगों ने इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर डाला।
क्योंकि देखिए कई कंट्रीज में इन सब चीज़ों का उत्पादन होता था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ज़्यादा इंडिया में थे तो उन्होंने यहाँ किसानों पर दबाव डाला कि इन सब चीज़ों का, काटन का, जूट, रुई भी ऐसे जाती थी, जूट भी, काटन का, जूट का, टी का, कॉफ़ी का, शुगर केन का और इंडिगो, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब ब्रिटिश व्यापारी इसमें इन्वॉल्व हो गए। इन चीज़ों को सस्ते दाम में खरीदना और महंगे दाम में जाके बेचना, ट्रेडर बहुत पैसा कमाने लग गए। इसके अगेंस्ट बहुत सारे रिबेल्स भी हुए हैं, बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं। थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लिया जाए। किसानों ने अपने जमींदारों के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई ज़्यादा विद्रोह किए, जिसमें नंबर 1 सामंथा रिबेलियन, था इसमें तो गड़बड़ हो गए, SANTHA, संथाल, एक बिहार में है, संथाल रिबेलियन जो 1855-56 में हुआ। संथाल रिबेलियन 1855-56 में हुआ। वहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दूसरा है मराठा पीजेंट्री रिबेलियन। ये रिबेलियन भी लगभग 1875 में हुआ। ये विद्रोह भी 1875 में हुआ। उसके बाद आप लोग चंपारण का नाम सुने होंगे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी भी इन्वॉल्व हो गए थे 1917 में, और गांधी जी वहाँ गए भी थे। उसके बाद गुजरात के खेड़ा में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ भी गांधी जी गए थे, यहाँ सरदार पटेल भी थे। ये 1918 में हुआ। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे जगह किसानों ने बहुत सारे विद्रोह किए, ये जिनमें से कुछ मुख्य हैं। ठीक है, किसान सभाएं बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय किसान सभाएं बनाई गई, बल्कि किसान सभाओं ने तो बाद में आके नेशनल मूवमेंट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंडिगो रिवोल्ट का स्पेशली तौर पर बता दूंगा, ठीक है ना। इंडिगो रिवोल्ट ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग देख लो। इंडिगो रिवोल्ट, इसको नील आंदोलन भी कहा जाता है। जब ब्रिटिश ट्रेडर्स को नील में ज़्यादा कमाई होने लगी, ज़्यादा प्रॉफिट होने लगी, तो ब्रिटिश ट्रेडर्स खुद ही प्लांटर्स भी बन गए, बड़े बड़े बागानों के मालिक बन गए। कम खर्च में ज़्यादा इनकम होने लग गया। ये लोग जो प्लांटर्स थे, ये लोग अपने चाय बागानों में मजदूरों से, चाय बागानों में नील के उसमें मजदूरों से काम करवाते थे। बहुत सारे लैंडलॉर्ड, बहुत सारे मनी लेंडर उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, और इतना ज़्यादा ऑपरेशन नील की खेती में काम करने वाले मजदूरों का हो गया कि बेचारे मजदूर घर से लालच देके बुलाए जाते थे कि सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उन मजदूरों को वहाँ कैदी की तरह रखा जाता था, हमेशा काम कराया जाता था, सुविधाएं नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि वो घर भी नहीं जा पाते थे। कई बार तो कुछ आंदोलन के कुछ नील के मजदूर भागे भी, उनको पकड़ के ले आकर उनको बुरी तरह से दंडित किया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई की जाती थी। इस तरह से ऑपरेसिव मेजर अपनाए थे ब्रिटिशर्स ने। बल्कि बंगाल में ही दीनबंधु मित्रा
इन्होंने एक प्ले लिखा था, एक नाटक लिखा था, नील दर्पण। नील दर्पण ये लिखा है दीन बंधु मित्रा, इन्होंने लिखा है नील दर्पण। इसका बाद में ट्रांसलेट भी किया गया। ये नाटक जगह जगह लोग प्ले किया जाता था। उस समय सिनेमा हॉल वगैरह नहीं थे, लोग नाटक के रूप में ही इसको प्रेजेंट करते थे, प्ले करते थे, जिसका पूरी जनता प्रभाव पड़ता था। इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि कैसे नील की खेती में मजदूरों के साथ कितना ज़्यादा कैसा व्यवहार किया जाता है, उनको कितना ऑप्रेस किया जाता है। कहा जाता है कि इनके बीच में, मजदूरों के बीच में लीगल और पॉलिटिकल बैटल शुरू हो गई थी इसको लेकर। देखिए, जो फ्रांसीसी थे ये सेंट डोमिंगो में इस तरह की चीज़ें करवाते थे, सब खेती वेती। सेंट डोमिंगो कहाँ है? कैरेबियन आइसलैंड में, जहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह का है। पोर्तुगीज़ ब्राज़ील में, स्पेनिश स्पेन के लोग वेनेजुएला में, और इंडिया में ब्रिटिशर्स ये थे। बाद में 1791 में सेंट डोमिंगो में बहुत ज़्यादा एक रिवॉल्यूशन हुआ। सेंट डोमिंगो में एक रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ का सारा काम बंद हो गया। अब यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम हो गई। उसी समय 1792 में फ्रांस ने बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, बॉन्डेड लेबर खत्म कर दिया। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बॉन्डेड लेबर मतलब स्लेवरी को, गुलामों को जो रखा है वो ख़त्म कर दिया। अब इन्हीं के बल पर तो काम होना है। यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया? अपना रुख कर लिया इंडिया की तरफ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रमुख थी। तो मैं इस वीडियो को इसके साथ ही ख़त्म करना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एग्रीकल्चर को दबाते हुए इन चीज़ों की खेती, इनकी ट्रेडिंग ज़्यादा करवा दी, और इसके साथ ही जो यहाँ के किसान थे ऑप्रेस होके खेती छोड़कर ही भागने लग गए, विद्रोह करने लग गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थी यहाँ किसानों के साथ। तो हम लोग इस वाले वीडियो में भी इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में इसके आगे का सेक्शन आएगा। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।